नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 60 से अधिक प्रतिशत मतदान, मतगणना शनिवार को। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण पूर्वोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 आज से प्रयागराज के महाकुंभ में शुरू होगा। फ्रांस सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरा, इससे बजट 2025 को अपनाने का रास्ता साफ। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच आज नागपुर में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा। और विश्व टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश में भारत की पुरुष युगल जोड़ी मानव ठक्कर और मानु शाह का क्वार्टर फाइनल में फ्लोरियन बोरासोड और एस्टेबन डो की फ्रांसीसी जोड़ी से सामना। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल शाम मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लगभग 60.42% मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले और सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में दर्ज किया गया। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.95% रहा, तो वहीं उत्तरी दिल्ली जिले में 59.55% और उत्तर पश्चिमी जिले में 60.70% मतदान हुआ। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश बिधूड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। निर्वाचन आयोग ने राजधानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया गया था। 7 जनवरी को दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 236 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी कल उपचुनाव हुआ। इरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। इन दोनों सीटों और दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती शनिवार को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समस्त पूर्वोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से त्रिपुरा सरकार के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 2800 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सरकार बिना किसी भेदभाव, सिफारिश या भ्रष्टाचार के पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दे रही हैं। गृहमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने शांति बहाली के लिए त्रिपुरा में 3 समझौते किए हैं। हमने इस 10 साल में 3 समझौते कर त्रिपुरा की शांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में या तो सशस्त्र गुटों का सफाया कर दिया गया है या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ब्रू रियांग लोगों को स्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। श्री शाह ने कहा कि अशांति और भ्रष्टाचार में फंसा ये राज्य अब भागीदारी और कल्याण के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है। एक जमाने में लैंड लॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक स्टेट के रूप में जाना जाता है। और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट से लेकर रोड से लेकर जल संचय और इरिगेशन के लेकर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने दिए। और सबसे बड़ा काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपुरा से भ्रष्टाचार और अशांति दोनों को मुक्त करने का काम हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने बताया कि श्री ऑल्टमैन ने प्रौद्योगिकी को जनवादी बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है।
Our young entrepreneurs, our startups, our researchers, they are really focused on getting that next level of innovation, which will reduce the cost. We have been using multiple AI applications within so many different departments, so many wings of the government, and I think that can really help us solve these population scale problems. श्री अल्टमैन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताया। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्राइटिस भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे से भारत और ग्रीस के बीच संबंध मजबूत होंगे और नीतिगत साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान के रूप में नामित किया गया है। 53 वर्षीय प्रिंस रहीम दुनिया के इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम बन गए हैं। पिता और आध्यात्मिक धर्मगुरु करीम आगा खां चतुर्थ ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम को आगा खां पंचम के रूप में नामित किया था। उनका निधन पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हो गया। उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। इस 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत आज महाकुंभ में युवा कुंभ का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री अतुल जोग ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे। इस युवा कुंभ में देश के सभी राज्यों से 8,000 से भी अधिक युवा प्रयागराज में पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में आदरणीय और श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी उपस्थित रहेंगे। उनके ही आश्रम के कैंपस में ये कार्यक्रम रहेगा। इस युवा कुंभ के दौरान अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सभी लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों के अनुकूल बजट पेश करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बजट निर्माण प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को भागीदारी से लोगों की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। जम्मू में सिविल सचिवालय में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनंतनाग, बडगाम, कठुआ और सांबा जिलों के विधायकों के साथ साथ जिला विकास परिषद डीडीसी अध्यक्ष से बात की। मुख्यमंत्री श्री अब्दुल्ला ने जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार चाहती है कि ये बजट सिर्फ सरकार द्वारा नहीं बल्कि लोगों द्वारा लोगों के लिए हो। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद अहमद डार ने कठुआ के हीरानगर से वाटरशेड यात्रा को रवाना किया। ये 2,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हीरानगर में आयोजित कार्यक्रम में वाटरशेड यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री डार ने पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया और शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की। अगले महीने की 1 तारीख तक चलने वाला ये अभियान जम्मू में समाप्त होगा। जावेद अहमद डार ने जीडीसी हीरानगर में एक पौधा भी लगाया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दूसरे चरण के वाटरशेड विकास घटक के तहत कई पहलों का ई-उद्घाटन किया। फ्रांस की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया है। 128 सांसदों ने ही प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम 289 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इसके बाद अब फ्रांस सरकार के बजट 2025 को अपनाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरो ने बजट विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। समाजवादी और धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को पुलिस की मौजूदगी में कल रात उग्र भीड़ ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये संग्रहालय बांग्लादेश के संस्थापक, राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। प्रदर्शनकारी भीड़ ने कल रात 8:30 बजे सबसे पहले संग्रहालय में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। तोड़फोड़ और आगजनी घंटों तक जारी रही। एक समाचार पत्र के अनुसार ये तोड़फोड़ सोशल मीडिया पर धानमंडी 32 की ओर बुलडोजर जुलूस के आह्वान के बाद की गई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज से भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जो रविवार तक चलेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस महोत्सव को पहली बार आयोजित कर रहा है। भारत रंग महोत्सव को भारंगम भी कहा जाता है। ये इस वर्ष 28 जनवरी से शुरू हुआ है, जो भारत, श्रीलंका और नेपाल के 13 शहरों में 16 फरवरी तक चलेगा। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय पर आधारित इस महोत्सव में रूस, इटली और स्पेन सहित 9 देशों की 200 से अधिक प्रस्तुतियां होंगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर असम में बिजली कड़कने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में कल भारी बारिश होने के आसार है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 से 11 फरवरी के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 1:30 बजे से नागपुर में खेला जाएगा। वहीं विश्व टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स जोड़ी मानव ठक्कर और मानु शाह का सामना चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी फ्लोरियन बोरासॉट और एस्टेबन डॉर से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टेनिस में मुंबई ओपन के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत की प्रार्थना थोमरे और नीदरलैंड्स की एरियन हार्टोनो की जोड़ी का सामना जापान की नाओ हिबिनो और जॉर्जिया की ओक्साना क्लासिनोकोवा की जोड़ी से होगा। महिला सिंगल्स के 16वें दौर में आज अंकिता रैना का सामना कनाडा की रेबेका मेरिनो से और श्रीवल्ली रश्मिका भामीदीपति का सामना सर्बिया की एलेक्जेंड्रा कुर्निक से होगा। माया राजेश्वरन रेवती कजाकिस्तान की जरीना दियाज के साथ खेलेंगी। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग में आज शाम 7:30 बजे गोवा में एफसी गोवा का सामना ओडिशा एफसी से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं दिवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। दिल्ली में सरकार पर सस्पेंस, देशबंधु की खबर है। लोक सत्य लिखता है कि 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। हिंदुस्तान ने दिल्ली दंगल शीर्षक से चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, आम और खास ने खूब दिखाया दम, कई परिवारों की 3 पीढ़ियों ने एक साथ निभाई जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। अमर उजाला की सुर्खी है, जनसत्ता ने भी प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अर्घ्य देते हुए तस्वीर प्रकाशित की है। अमेरिका से 104 भारतीय पहुंचे देश, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, अवैध प्रवासन का दोषी मानते हुए सैन्य विमान से भेजे गए, पुलिस सुरक्षा में घर रवाना। गजा और यूक्रेन में युद्ध में सौदेबाजी पर उतरे ट्रंप, मदद के बदले मांगा कब्जा। अरब जगत में हड़कंप, ट्रंप के खिलाफ एकजुट। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सोना 84,000 पार, एक दिन में 1647 रुपए बढ़कर 84,657 पर पहुंचा। 3 साल की सबसे बड़ी उछाल। दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित इस खबर को प्रकाशित किया है। धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 60 से अधिक प्रतिशत मतदान, मतगणना शनिवार को। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण पूर्वोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 आज से प्रयागराज के महाकुंभ में शुरू होगा। फ्रांस सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरा, इससे बजट 2025 को अपनाने का रास्ता साफ। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच आज नागपुर में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा। और विश्व टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश में भारत के पुरुष युगल जोड़ी मानव ठक्कर और मानु शाह का क्वार्टर फाइनल में फ्लोरियन बोरासॉट और एस्टेबन डोर की फ्रांसीसी जोड़ी से सामना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।